अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 32, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और एपिसोड पढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। थैंक्स। कमरे में तकरीबन 3 नफूस मौजूद थे, जो आपस में किसी मसले को लेकर गुफ्तगू करते बहस कर रहे थे। बहसो मुबाहसा करने में ही 2 घंटे मजीद गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद जब इस मसले का खातिर हुआ नतीजा ना निकल सका तो वो दो नफूस मायूस होकर कमरे से बाहर जाने ही लगे थे कि उन्होंने पीछे से आवाज़ देकर इन्हें रोक लिया और बिलाखिर इस मसले का हल निकालते हुए जो शर्त रखी इनके सामने, तो इस शर्त ने इनको सोच में मुब्तला कर दिया। सब कुछ ठीक हो सकता है अरीब खान ज़ादा, अगर तुम अपने भतीजे को मना लो तो। इफ्तिखार खान कनखियों से इन्हें देखते हुए कह रहे थे। मेरी और तुम्हारी बरसों की बनाई हुई साख बर्बाद होने से बच सकती है अगर अजहर खानज़ादा मेरी बेटी को अपने निकाह में ले ले। अगर ये एंगेजमेंट का फंक्शन होता तो मैं बात को संभाल लेता, बात आई गई हो जाती। ये इतनी सारी तैयारियां मैंने इकराम के कहने पर की, क्योंकि इसे मंगनी जैसी ये फजूल रस्म पसंद ना थी, क्योंकि इसने ऐन इसी दिन पे मेरे सामने डायरेक्ट निकाह की कमिटमेंट की थी। अब मुझे क्या पता था कि वो भिगोड़ा अपनी कमिटमेंट से फिर जाएगा और मुझे जग के सामने जलीलो रुसवा करने के लिए किसी कोने खुदरे में जा छुपे जाएगा। इसने इनके सामने अपनी शर्त रखते हुए तंजिया लहजे में कहा था, जबकि इन दोनों भाइयों ने बामुश्किल इफ्तिखार खान की इस तंज को बर्दाश्त किया था। इनका बस नहीं चल रहा था कि सामने बैठे इस शख्स का वो तख्ता हिला दें, जो इनके सामने झुककर आज तक बात किया करता था, आज कैसे इनके सामने अपनी शर्तें रख रहा था। खैर, यहाँ पर गलती खुद इनके अपने बेटे की थी, फिर वो क्या किसी को इल्ज़ाम देते। इन्हें तो ये भी फिक्र खाई जा रही थी कि इनका इकलौता बेटा जाने किस परेशानी में मुब्तला होगा, कहीं इसके साथ कोई हादसा पेश ना आ गया हो। उन्होंने अपने आदमियों को ख़ास तौर पर इकराम खान ज़ादा की खैर खैरियत मालूम करने के लिए छोड़ दिया था, और जब तक कोई खैर खबर की खबर नहीं मिल जाती उन्होंने यूं ही बेसुकून रहना था। इफ्तिखार खान, पहली बात तो यह है कि आप मेरे बेटे को ये भगोड़ा भगोड़ा कहना बंद करें, क्योंकि मेरा बेटा भगोड़ा नहीं है। अगर एक मर्तबा फिर से आपकी ज़बान से मेरे बेटे के मुतालिक कोई ऐसा लफ्ज़ निकला तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारे दरमियान कभी कोई दोस्ती भी रही थी। वो ज़रूर किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला होगा, वरना आप हम खानजादों को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। भले ही हमारा सर कट जाए, लेकिन अपने कौलो फेल से हम खानसाते कभी फिरा नहीं करते। आपने अभी थोड़ी देर पहले जो अनाउंसमेंट की थी, जाकर उससे संभाले, और रह गई अजहर खानजादा की बात, तो इसके लिए हमारा हुक्म ही काफ़ी है। वो सख्त लहजे में इन्हें अपना हुक्म सुनाकर वहीं उल्टे कदमों से वापस पलट गए थे, जबकि पीछे रह जाने वाले शख्स की पेशानी पर परेशानी की वजह से लकीरों का जाल बिछा हुआ था। फिर उन्होंने कॉल मिलाकर अपनी बीवी को अनाउंसमेंट करने को हुक्म दिया, और अनाउंसमेंट के ख़त्म होते ही उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो काफ़ी देर तक वहीं गुमसुम से बैठे इस अनाउंसमेंट के बारे में सोच रहे थे, जो उन्होंने थोड़ी देर पहले अपनी बीवी को करने को कहा था। वो अपने और अपनी बेटी के मुस्तकबिल के हवाले से अब काफ़ी पुरसकून हो गए थे, क्योंकि खानज़ादों से इनका ताल्लुक़ जोड़ना कोई छोटी बात तो ना थी। इनके तवस्त से ही तो वो अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा कर सकते थे। लेकिन वो इस सब में ये भूल गए कि इंसान को ज़्यादा की चाह ने हमेशा ख्वार किया था, और शायद वो भी आगे चलकर ख्वार होने वाले थे, क्योंकि ज़्यादा की चाह ने इनकी किस्मत में ख्वार होना लिख दिया था। खैर, इससे पहले कि वो अपने कमरे से बाहर निकलते, जब दरवाज़ा खोलकर एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ और पास पड़े सोफ़ों में से एक सोफ़े पर बैठ गया, और अपने साथ साथ इन्हें भी बैठने का इशारा किया। एक हल है मेरे पास जिससे हम दोनों खानदानों की इज्जत बरकरार रह सकती है, अजहर खान ज़्यादा टांग पर टांग चढ़ाते हुए कह रहा था। माना कि हम दोनों की फैमिलीज का स्टेटस काफ़ी ऊंचा है, और इस रस्म के होने या ना होने से हम दोनों फैमिलीज की रेपुटेशन पर कोई खातर ख्वाह असर नहीं होगा। क्योंकि बात अब आपकी बेटी की इज्जत की है,
तो इस मामले में दुनिया वाले किसी गरीब या अमीर को नहीं देखते। वो बस सफ़ेद चादर में लगे दाग को ही देखते हैं, फिर चाहे वो चादर पाक साफ ही क्यों ना हो। लेकिन सफ़ेद चादर पर जो दाग लगता है वो हर किसी को दिख जाया करता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अभी थोड़ी देर पहले आपकी वाइफ ने आपके कहने पर बाहर जो अनाउंसमेंट की कि मेरा और शाइना का निकाह होगा, क्योंकि इकराम खानज़ादा दुम दबाकर भाग चुका है। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी बेटी से निकाह करूं, तो आपको अपनी बेटी को निकाह के फ़ौरन बाद मेरे साथ रुखसत करना होगा। इसने बड़े सुकून से इनके सामने अपना मुद्दा रखा था। लेकिन शाइना नहीं मानेगी। वो तो शायद इस निकाह के लिए भी ना माने। यह निकाह वाली बात भी मैं इसे ऐन वक्त पर बताने का इरादा रखता हूँ। वो परेशानी से बोले, मना लीजिएगा और मुझे पूरा यकीन है अंकल कि आप मिस शाइना इफ्तिखार खान को मना लेंगे, वरना शायद आपके ड्रीम लैंड होने से पहले ही फुस हो जाएं। इसने अपने एक हाथ की उंगलियों को बाहर मिलाकर खोलते हुए एक शैतानी कहका लगाया था। मेरे लिए ड्रीम लैंड से बढ़कर कुछ नहीं। तुम बस रुखसती की तैयारी पकड़ो। आंखों में अपने सुनहरे ड्रीम लैंड के ख्वाब को सजाए वो लालच में आकर इसकी शर्त को मान गए थे। तो फिर ठीक है, रुखसती के फौरन बाद ड्रीम लैंड के तमाम पेपर्स आपके हवाले कर दिया जाएगा। इसने कलाई में पहनी अपनी ब्रांडेड वॉच को मसरूफ सी निगाह से देखते हुए कहा और इन पर एक एस्तरासिया निगाह डालते हुए वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर निकलते वक्त इसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी, क्योंकि इसका मानना था कि जो रिश्ते मुफाद की राह पर चलकर तय पाए जाएं, आखिर में इनको मंजिल मिल ही जाया करती हैं। इसे शाइना इफ्तिखार से वैसे कोई दिली रुग़बत तो ना थी जैसी कि इसके दिल को अनायजा खानज़ादा के साथ थी। वो तो बस इकराम खानज़ादा से इसकी हर उस मनपसंद शय को छीन लेना चाहता था जिससे इकराम खानज़ादा को दिली रुग़बत थी, क्योंकि इसका तो इकराम खानज़ादा के साथ अदावत का रिश्ता था, जिसकी गैर मौजूदगी में वो अब इसकी मलकियत को अपने नाम करने जा रहा था। वो इकराम खानज़ादा को तड़पते हुए देखना चाहता था। वो इसकी इस तड़प को देखना चाहता था जब इसे अपनी मलकियत को इसके पहलू में खड़ा देखकर होगी। तब वो एक नए एहसास, जलन के एहसास से रोशनास होगा। इस शैतानी सोच के आते ही इसके खूबसूरत लबों ने एक जानलेवा दिलकश मुस्कुराहट का अहाता किया था। इसने अपने सेक्रेटरी को कॉल करके स्ट्रीमलैंड के तमाम पेपर्स को इसकी नई मलकियत के साथ नए सिरे से अर्जेंटली तैयार करवाने का ऑर्डर दिया और फिर वो अपनी फतह के नशे में चूर बड़ी मसरूरी के आलम में चलता हुआ नीचे हॉल में आ गया। ए, इससे पहले कि वो चिल्लाती किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी चीख का गला घोंट दिया था। इसे कायनात बेगम ने नीचे हॉल में सूरत हाल का जायजा लेने को भेजा था। नीचे इस वक्त जो सूरत हाल थी वो इन्हें बताने के लिए वापस आ रही थी जब ऊपरी मंजिल की राहदारियों से गुजरते हुए कोई खींचकर इसे साथ वाले कमरे में लेकर आया था। इसकी कमर पर मुकाबिल की गिरफ्त बहुत बेरहम थी, क्योंकि इसकी बेरहम उंगलियां इसे अपनी पतली सी कमर में चुभती हुई महसूस हो रही थी। इसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को वाकईते कमरे के गुप्त अंधेरे में मुकाबिल को देखने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रह गई, क्योंकि इस कमरे की हर शय इसे अंधेरे में डूबी हुई गर्क मालूम होती थी, जिस पर डर खौफ से इसका नाजुक वजूद खौफ से लर्ज कर कांपने लगा। मुकाबिल शख्स जाने कौन था जो इसे यूं अपनी गिरफ्त में बुरी तरह से जकड़े, इसके मुंह पर अपना सख्त भारी हाथ रखे, इसकी गर्दन को अपने सुलगते लम्स से रोशनास करवा रहा था। इसकी गर्दन को चूमते जब वो इसकी थोड़ी से ज़रा ऊपरी सतह पर आया तो इसे लगा जैसे इसकी सांसें इसके सीने में ही कहीं अटक गई हों। वो इसके सुलगते लम्स की शिद्दत से पत्ते की तरह लरस कर कांपने लगी थी। बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि इतना अरसा मेरे साथ गुजर जाने के बावजूद तुम्हें अभी तक मेरे लम्स से मेरी रोशनाई नहीं मिल सकी। इतना कहते मुकाबिल ने नरमी से अपने सख्त मर्दाना हाथ को
اس کے نرم و ملائم گداز لبوں سے ہٹایا اور اس کے نرم و ملائم نچلے ہونٹ کو اپنے سخت لبوں کی گرفت میں جکڑے۔ ان نازک لبوں کے جام کو بڑی سنگدلی سے اپنے اندر انڈیلنے لگا۔ عنائشہ اربد خان اپنے خان کی سلگتے جان لیوا لمس کی شدت سے بن آب کے مچھلی کی مانند تڑپنے لگی تھی۔ یہ لمس اسے اپنے ناپہچانے جانے کی سزا معلوم ہو رہا تھا، اور اس کے جان لیوا لمس کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے بے اختیار اس کی پشت میں اپنی انگلیاں چبھو دی تھیں۔ اربد خان کے اناپی لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، اور اس کی حرکت پر اربد خان اس کے لبوں کو کونے کو آزاد کرتے ہلکا سا مسکرا دیا تھا، کیونکہ عنائشہ خانزادہ پر بھی اس کی قربت کا خمار چڑھنے لگا تھا، اور وہ بھی اب اس کی طرح اس کی قربت کو پانے کے لیے مچلنے لگی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے اس کے نرم و ملائم نازک لبوں پر بن بادل کے بارش کی مانند برس پڑا تھا، اور اس کے نرم و ملائم نازک لبوں کا جام چکھنے کے بعد وہ اس کے لبوں سے تھوڑی پر سفر گئتے اس کی گردن تک آیا، اور اس کی گردن پر جا بجا اپنے لمس کو بکھیرتے اس کی گردن کو اپنی قربت کے لال رنگ میں دہکانے لگا تھا، اور پھر اس کی سفید کرتی کی زپ کو کھولتے کندھے سے کرتی کو ذرا سا سائڈ پر کھسکاتے وہ اس کی دھڑکنوں کے مدھم رقص کو سنتے ان پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ اس کی توجہ تو اپنی طرف اس کے سینے پر نظر آتے اس ننھے سے نشان نے کھینچی تھی، جو اس کی دودیا سفید سینے پر بڑے فخر سے جگمگاتا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے پوری شدت سے مدہوش ہو کر اس ننھے سیاہ دل کو اپنے لبوں کی سخت قید میں لے کر اس دل کو سبق سکھاتے سزا دی تھی۔ اربد خان، اب بس کر دیں پلیز، ہم سے یہ سب اور برداشت نہیں ہوگا۔ وہ اس کی قربت میں بری طرح سے تڑپتی سلگتی اس کے کشادہ سینے میں چھپنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بامشکل کہہ پائی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ بٹن کو دبایا، جس سے کمرے میں ہر سو روشنی کی چادر پھیل گئی، اور پھر روشنی کے پھیلتے ہی جب اربد خان کی خمار بھری بے باک نظریں اس کے تڑپتے اور الجھے ہوئے سراپے پر پڑی، تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سر کی چوٹی پر اپنا لمس بکھیرتے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا تھا۔ کچھ نہیں کر رہا، جسٹ ریلیکس میری جان۔ اپنے گرد اربد خان کو پھر سے حصار قائم کرتے دیکھ وہ پھر سے کام کے رہ گئی، جس پر اس نے اس کی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے اس کو پرسکون رہنے کو کہا۔ اس نے اربد خان کی قربت میں رنگی اپنی خمار بھری سرخ نظروں کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، تو اربد خان نے ان بھوری رنگ کی آنکھوں کو اپنی قربت کی لالی کو دیکھ اس کی آنکھوں پر اپنے لبوں کا ٹھنڈا ٹھار لمس چھوڑتے ان آنکھوں کی تپش کو کم کرنا چاہا، جو اپنی آنکھوں میں خماری لیے اسے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب ہمیں اجازت دے جانے کی، وہ بامشکل اربد خان کی خمار بھری آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ اور اگر میں نہ جانے دوں تو پھر؟ اس نے ابرو اچکا کر اپنی کالی سیاہ آنکھیں اس کی براؤن رنگ کی آنکھوں میں گاڑتے پوچھا۔ تو پھر آپ ہمارے حصے کی بڑی ماما اور ہماری ماما سے ڈانٹ سن لیجیے گا، وہ بھی اسی کے سے انداز میں بڑے سکون سے بولی تھی، جس پر گھنی مونچھوں تلے اس کے انابی لب اس کی بات پر بے اختیار مسکرائے تھے۔ جانم، پھر تو یہ کام بڑا رسکی ہے۔ اوکے دین، اب تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے اپنے حصار سے رہائی دیتے ہوئے بولا، جس پر وہ رہائی پاتے ہی اپنے اور اس کے درمیان ایک قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اب فاصلہ قائم کرنے کا کیا فائدہ جب واردات جائے موقع پر ہو چکی ہو، وہ بڑی معنی خیزی سے کہتا اسے اپنی غربت میں گزارے وہ چند سیکنڈ پہلے گزرے وہ بے باک لمحے یاد کروا گیا تھا۔ آپ انتہائی ایک بے باک اور بے شرم خان ہیں، اور ہمیں ایک بے باک اور بے شرم خان کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں، سو ہم اب یہاں ایک پل بھی نہیں ٹھہریں گے۔ وہ شرم سے بھبکا لال چہرے کے ساتھ بڑی بہادری سے کہتی اس کی پکڑ میں آنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ اس نے اس کے بھاگنے کی سپیڈ کو دیکھ پیچھے سے ایک جاندار کہکا لگایا تھا۔ اور جانم عاشقی سنتی جانا، اگر ہم ایک بے باک اور بے شرم خان ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے بے باک اور بے شرم ہونے میں ہماری خان بیگم کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ ابھی دروازے کے پاس ہی پہنچی تھی جب اس کی پکار پر وہ رکی،
जबकि वो अपने बेसाख्ता मंड आने वाली हंसी को रोककर मैंने खेजे से कहते हुए इसे शर्म से फिर से लाल गुलनार कर गया था। जबकि वो इससे बहस करने की बजाय इसने खामोशी से निकल जाने में ही अपनी आफियत जानी और फिर इसके जाने के बाद वो भी कमरे से बाहर चला गया। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड, और दिल थाम कर रखिएगा, नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में इकराम खानज़ादा और अजहर खानज़ादा के सीन होंगे। सो नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी से पढ़ने के लिए इस एपिसोड पर खुलकर कमेंट करें और अपने रिव्यू दें कि आज की एपिसोड में आप सबको कौन सा और किसका किरदार अच्छा लगा, और आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए मेरे प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।